नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि से संबंधित है विगत सभी परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धिकरण भाग 9। अब प्रश्न संख्या 1 है कि इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। कहने का आशय यह है कि 4 विकल्प हैं और 4 विकल्पों में से कौन सा जो शब्द है वो शुद्ध है। विकल्प ए आशीर्वाद इस रूप में लिखा जाएगा, या फिर विकल्प बी आशीर्वाद का शुद्ध रूप ये होगा, विकल्प सी आशीर्वाद का रूप ये है, या फिर विकल्प डी आशीर्वाद इस तरह से लिखा जाएगा। तो निश्चित रूप से आप इसका उत्तर जो है विकल्प सी दे सकते हैं, आशीर्वाद। देखिए मित्रों, जब आशीर्वाद की बात आती है तो जो इस पे आप देख रहे हैं रा लगा हुआ है, ये रा है रेफ रा, है ना। इसी को कुछ लोग कहते हैं चुरगियावा रा और कुछ लोग कहते हैं उड़िया रा, है ना, उड़ के जो लगता है। तो ये रेफ रा जिस वर्ण पर लगता है उसके पहले पढ़ा जाता है, तो लिखा है वहाँ पर और पढ़ा जाएगा पहले, तो शब्द होता आशीर्वाद। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा और प्रश्न संख्या 1 के विकल्प सी को आप सही करिएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, यानी कि 4 आपको विकल्प दिखाई दे रहे हैं, 3 वर्तनी शुद्ध है और 1 अशुद्ध है। विकल्प ए की बात करें तो उज्जवल बिल्कुल सही है, छोटा ऊ डबल आधा जा वन शुद्ध रूप है। कवित्री बिल्कुल सही रूप है, कब इतरी होता है, सही है। विकल्प सी की बात करें तो कब इतरी नहीं होता है, ये अशुद्ध है। और विकल्प डी मोच की बात करें तो मोच भी शुद्ध है। ठीक है ना। तो आपने प्रश्न संख्या 2 में देखा कि उज्ज्वल सही है, कवित्री सही है, मोच सही है, लेकिन विकल्प सी जो कवित्री है ये अशुद्ध है। तो प्रश्न संख्या 2 का जो उत्तर होगा विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 है कौन सी वर्तनी ठीक है, यानी कि कौन सी वर्तनी इसमें शुद्ध है। विकल्प ए रचयिता का ये रूप होगा, विकल्प सी रचिता होगा, या फिर विकल्प सी की बात करें तो रचिता होगा या फिर रचयिता होगा। तो बिल्कुल आपने देखा विकल्प ए रचयिता, विकल्प बी रचिता और विकल्प सी की बात करते हैं तो रचयिता इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 3 का विकल्प सी जो रचयिता होता है यही शुद्ध होगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 4 है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। 4 वाक्यों में से 1 वाक्य शुद्ध है, उसी का चयन आपको करना है। विकल्प ए में बता रहे हैं कि मेरे प्राण निकल गए, विकल्प बी मेरा प्राण निकल गया, विकल्प सी मेरा प्राण निकल गए और विकल्प डी है मेरी प्राण निकल गई। तो देखिए बात करें प्राण की तो प्राण बहुवचन शब्द है और पुल्लिंग है। तो प्राण जब बहुवचन होगा, पुल्लिंग होगा, तो ध्यान में रखिएगा इसके साथ आपको क्रिया भी लगाना होगा बहुवचन की और पुल्लिंग की। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 4 का विकल्प ये सही होगा कि मेरे प्राण निकल गए। यहाँ पे मेरा प्राण एक वचन हो गया, यहाँ पे मेरा प्राण है ना निकल गए, क्रिया बहुवचन हो गई, मेरी प्राण हो गई जबकि प्राण पुल्लिंग होता है। तो आप ध्यान में रखिएगा प्राण, दर्शन, आंसू, बाल, होश, हस्ताक्षर, अक्षत, दर्शन, ये शब्द बिल्कुल सदैव पुल्लिंग होते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 का विकल्प ये मेरे प्राण निकल गए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, इनमें कौन शब्द शुद्ध है। विकल्प ए की बात करें पूजनीय नहीं होता बल्कि शुद्ध शब्द होता है पूजनीय। ठीक है ना। विकल्प बी पूजनीय, विकल्प सी पूजनीय और विकल्प डी पूजनीय। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 5 का विकल्प सी पूजनीय शब्द है ना, ये शुद्ध है। तो ध्यान में रखिएगा प्रश्न संख्या 5 का विकल्प सी पूजनीय इज राइट आंसर। ये पूजनीय रूप इस रूप में लिखा जाएगा और पूज्य में आधा जा होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार यहाँ पे लगा लीजिए, है ना। पूजनीय और पूज्य शब्द खासतौर से परीक्षा में वर्तनी के दृष्टि बड़े महत्व रखते हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। रचयिता भी इसी तरह से है, सन्यासी भी है, तो ध्यान में रखिएगा। और उज्जवल को तो विशेष रूप से आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, एक शब्द शुद्ध है। विकल्प ए कह रहे हैं जीजी विषा, विकल्प बी जीजी विषा, विकल्प सी जी जी विषा। सब देखिए इसमें सब दीर्घ है, इसमें एक दीर्घ है, फिर 2 दीर्घ ह्रस्व है, इसमें सब ह्रस्व है। लेकिन विकल्प डी की बात करें तो ये रूप शुद्ध है, आप देख रहे हैं वर्तनी की दृष्टि शुद्ध रूप है जी जी विषा। जाप छोटी मात्रा, फिर जाप बड़ी मात्रा, फिर वी फिर छोटी मात्रा वी और सा।
जिजीविषा ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 6 का विकल्प डी को आप सही करिएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 6 का विकल्प डी आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 7 है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यानी कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा। विकल्प ए पूजनी तो क्रॉस हो गया, क्योंकि पूजनी पूरा जा लिखा जाता है। उज्ज्वल की बात करें तो उज्ज्वल में आधा डबल जा होता है, उज्ज्वल, ये भी कट गया। विकल्प सी डी की बात करते हैं, ज्योत्सना आधा जा आधा यो आधा ता आधा सौ न, ज्योत्सना, ये भी अशुद्ध हो गया। तो निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर आप बिल्कुल निसंकोच दे सकते हैं। पूजनी गलत, विकल्प बी उज्ज्वल गलत, ज्योत्सना गलत, लेकिन विकल्प सी पारिपार्श्विक बच रहा है और यही शुद्ध वर्तनी होगी, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 7 को आप इस तरह से भी हल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए, है ना। इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। विकल्प यह है कि राम रोटी खाया है, राम रोटी खाया है। विकल्प बी राम ने रोटी खाया है। विकल्प सी राम ने रोटी खाई है, या फिर विकल्प डी राम रोटी खा लिया है। तो देखिए मित्रों, बात करें राम रोटी खाया थे तो गलत है ना। राम ने होना चाहिए था, राम ने रोटी खाई है। तो देखिए राम की बात करेंगे तो राम करता है, भूतकाल का वाक्य है तो राम के साथ नहीं लगेगा। रोटी की बात करते हैं, रोटी स्त्रीलिंग है तो क्रिया इसके अनुसार खाई होना चाहिए। तो इसलिए क्या हो गया, विकल्प सी हो जाएगा कि राम ने रोटी खाई है, ठीक है ना। राम ने रोटी खाई है। तो प्रश्न संख्या 8 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 है कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। एक शब्द शुद्ध है तो संन्यास किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए संन्यास की बात करें तो ये भी रूप अशुद्ध है। विकल्प बी देखेंगे बिल्कुल सा पे अंग बुंदी रहेगी, आधा ना भी रहेगा, यहाँ पर आग मात्रा या और सा, संन्यास, और इसी में ही की मात्रा लगा देंगे तो सन्यासी हो जाएगा। तो संन्यास और सन्यासी दोनों जो शब्द हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। तो यहाँ पर स्टार लगा लीजिएगा और विकल्प बी संन्यास को आप सही करिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य को चुनिए। बिल्कुल इसका उत्तर मैं आपसे चाहूँगा कि आप लोग इसका उत्तर दीजिए, है ना, कि निम्नलिखित में से सही वाक्य कौन है। विकल्प एक कह रहे श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो अनेक नाम नहीं होगा बल्कि श्री कृष्ण के अनेक नाम होगा। आपका पत्र सा धन्यवाद मिला, आपका पत्र मिला धन्यवाद, ये होना चाहिए। विकल्प सी श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, यही सही होना चाहिए। और बंदूक एक उपयोगी शस्त्र नहीं है बल्कि अस्त्र है। अस माने होता फेंक कर और सस माने होता हाथ में लेकर इन्हें काटना। तो ध्यान में रखिएगा, बंदूक चलाई जाती है, वहाँ से गोली निकलती है, तो ये शस्त्र नहीं बल्कि अस्त्र होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 9 का विकल्प सी यही सही होगा कि श्री कृष्ण के अनेक नाम इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, यानी कि उज्ज्वल किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए उज्ज्वल की बात करें तो छोटा उ आधा जवल है, बिल्कुल गलत है। विकल्प बी की बात करें तो बिल्कुल छोटा उ आधा डबल जा वाल, यही शुद्ध रूप है, यही शुद्ध रूप है। और उज्ज्वल का ये रूप भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। तो प्रश्न संख्या 11 का बिल्कुल आंख मूंद करके विकल्प बी को आप सही कर लीजिएगा और इस प्रश्न पे स्टार लगा लीजिएगा। परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उज्ज्वल, सन्यासी, रचयिता, कवित्री, ठीक है ना, सब पढ़ के चलिए, पूजनी और पूज्य, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 12 है कि शुद्ध वाक्य चुनिए, है ना। अब देखिए 4 वाक्य आपको दिखाई दे रहा है और इनमें से सबसे शुद्ध वाक्य कौन सा है। विकल्प ये कह रहे हैं कि मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अब सिंचित होकर पुनः खिल उठा। विकल्प भी मुरझाई हुई फूल, तो मुरझाई हुई फूल होता ही नहीं बल्कि मुरझाया हुआ होता है, ये वाक्य तो पहले गलत हो गया। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अब सिंचित होकर पुनः खिल उठी, देखिए पुनः खिल उठी नहीं, खिल उठा होना चाहिए था। और मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अब सिंचित होकर पुनः खिल उठे, यहाँ पे देखिए मुरझाया हुआ फूल एक वचन है, यहाँ पे खिल उठे है बहुवचन है। तो निश्चित रूप से अगर देखा जाए शुद्ध वाक्य क्या है, विकल्प ए वाला है कि मुरझाया हुआ फूल एक वचन है, वर्षा की फुहार से अब सिंचित होकर पुनः खिल उठा, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 11 का विकल्प ए इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 12 है कि अलौकिक का शुद्ध शब्द है, अलौकिक का शुद्ध, है ना, शब्द कौन है। विकल्प ए कह रहे हैं अलौकिक, विकल्प बी अलौकिक और विकल्प सी है अलौकिक, यही स्वरूप शुद्ध होगा और अलौकिक अशुद्ध है, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 13 का जो विकल्प सी
अलौकिक इज राइट आंसर। ठीक है, आ धन लौकिक बराबर हो गया अलौकिक, आ लोक धन इक, है ना। तो ये सब दिमाग में रखिएगा और इसको सही करने का प्रयास करिएगा। प्रश्न संख्या 14 है कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य को छांटिए। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इसका आपको चयन करना है। विकल्प ये बता रहे हैं कि पुस्तक मेज पर रखी है ना, तो पुस्तक मेज पर रखी है, ये भी बिल्कुल सही है। विकल्प बी, कच्चे तेल की कीमत घट गया है। देखिए, कच्चे तेल की कीमत घट गई है, यहाँ पे होना चाहिए था। यह मेरे सपनों का घर है, सही है। कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है। तो निश्चित रूप से विकल्प ये सही है, सी सही है, डी सही है। लेकिन विकल्प बी, कच्चे तेल की कीमत घट गई है, होना चाहिए था, घट गया है अशुद्ध है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 14 का विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 15 है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए विकल्प ये तो वहाँ से आपको गायब दिख रहा है ना, इसको तो पहले क्रॉस कर लीजिए। कुमुदनी नहीं होता है, बल्कि कुमुदिनी होता है। कुमुदिनी, कुमुदिनी ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 15 का विकल्प सी को आप सही करिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 16 है कि हस्तक्षेप का शुद्ध रूप होगा। बिल्कुल हस्ताक्षेप, हस्ताक्षेप नहीं होता है, बिल्कुल विकल्प सी हस्तक्षेप होता है, ध्यान में रखिएगा और इसको इसी रूप में सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 17 है कि अपने हाथों से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। विकल्प ये कह रहे हैं अपना काम स्वयं करो। विकल्प बी, अपने से अपना काम करो, अपने से अपना काम करो। विकल्प स्वयं से कम करो और हाथ से अपना काम करो। तो देखेंगे विकल्प बी सी डी सब अशुद्ध है, केवल विकल्प ये आपको सही मिलेगा कि अपना काम स्वयं करो, ये शुद्ध है। तो प्रश्न संख्या 17 का विकल्प ए को आप सही कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए इस पर स्टार भी लगा लीजिएगा, थोड़ा सा हटकर प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 18 है कि अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या होगा। अहेतुकी का शुद्ध रूप होता है अहेतुकी। क्या होता है, अहेतुकी। बिल्कुल इसी पर जाइए और प्रश्न संख्या 18 के विकल्प भी को आप बिल्कुल सही कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19 है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। बिल्कुल इसका उत्तर आपको देना है, जवाब आपकी तरफ से आना चाहिए, है ना। कौन सा जो रूप है शुद्ध है, ठीक है ना, शुद्ध रूप बताइए कौन सा है। देखिए मित्रों, वाल्मीकि ये भी अशुद्ध है, वाल्मीकि होता है। द्वंद्व की बात करते हैं, द्वंद्व इस तरह से लिखा जाता है। उज्ज्वल में छोटा ऊ आधा जबल जा वाल है ना। तो आपने क्या देखा, बी सी और डी तीनों अशुद्ध है, बचा केवल और केवल विकल्प ये यानी। ठीक है ना, तो प्रश्न संख्या 19 का विकल्प ये यानी जो विकल्प है ये वो शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 20 है कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है। विकल्प ये कह रहे हैं जिजीविषा अशुद्ध है, जिजीविषा ये भी अशुद्ध है, जिजीविषा ये भी शुद्ध है। और विकल्प डी की बात करते हैं जिजीविषा, है ना। जिजीविषा अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पर आएंगे जिजीविषा, जिजीविषा, है ना। प्रश्न संख्या 20 पे आइए, आपको शुद्ध जो मिलेगा विकल्प बी मिलेगा, जिजीविषा, जिजीविषा, ध्यान में रखिएगा। यही प्रश्न संख्या 20 का विकल्प बी इज राइट आंसर। एक बार छोटी फिर बड़ी फिर छोटी फिर आ, जिजीविषा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 21 वर्तनी की दिशा इनमें से अशुद्ध शब्द है। देखिए बात करें यानी तो अशुद्ध है ना, यानी शुद्ध है, शुष्क शुद्ध है, सूची शुद्ध है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 21 का विकल्प ये यानी शब्द इज राइट आंसर, क्योंकि यानी का भी आपने देखा था दीर्घ ई होता है। ठीक है, चलिए इसको भी आपने शुद्ध सही कर लिया। प्रश्न संख्या 21 का विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 22 है कि वर्तनी की दिशा निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द होगा, है ना। वर्तनी की दिशा देखेंगे तो विकल्प ये उपरयुक्त शब्द शुद्ध होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। सदैव उपरयुक्त शब्द इसी रूप में लिखा जाएगा, इसी रूप में लिखा जाएगा। तो प्रश्न संख्या 22 का विकल्प ए को आप सही कर लीजिएगा। अन्य विकल्प को आपको देखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 23 है कि आहट प्रत्यय से बने
सही शब्द को नीचे दिए गए विकल्पों में से है ना चुनिए। तो देखिए रहट में आहट नहीं है, थकावट में भी नहीं है, गिरावट में नहीं, लेकिन कड़वाहट में आहट है ना। कड़वा धन आहट बराबर कड़वाहट, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 23 के विकल्प सी को आप सही करिएगा। प्रश्न संख्या 24 है कि आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो बिल्कुल आपने देखा कि आधनगमन बराबर आगमन, आधनगमन बराबर आगमन। तो प्रश्न संख्या 24 का विकल्प डी आ उपसर्ग इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25 है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, सही विकल्प बताइए। देखिए अनेक में तो नहीं है। बात करें अमर में तो बिल्कुल आधनमर बराबर अमर है ना, इसमें है, इसमें अध उपसर्ग है, यहाँ पे अत उपसर्ग है, ध्यान में रखिएगा। अनेक में कोई उपसर्ग नहीं है। तो प्रश्न संख्या 25 का विकल्प बी अमर इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 25 के विकल्प बी को आप उड़ा दीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 26 है कि सही विकल्प को चुनकर निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सिंहासन खाली करो कि क्या आती है। देवता आते हैं, असुर आते हैं, जनता आते हैं या लोग आते हैं। तो बिल्कुल एक कविता पढ़े होंगे ना, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। किसकी पंक्ति है, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर है ना। तो ध्यान में इसको भी रखना है, ये पंक्ति किसकी है। हो सकता है पंक्ति आपसे पूछ ले, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्ति है। और भरेंगे क्या, विकल्प सी जनता। तो प्रश्न संख्या 26 का विकल्प सी जनता इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 है निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें एक वाक्य अशुद्ध है। KBS TGT हिंदी 2016 में प्रश्न पूछा गया है। विकल्प यह है कि मैंने आपके लिए शहर के अच्छे होटल से खाना मंगवाया है। हेमा मुझसे प्यार करती है। गीता अच्छी पुस्तक है। संजय देखने में सुंदर लगता है। तो इसमें बिल्कुल आपसे कह रहे हैं ना कि हेमा मुझसे प्यार करती है, गीता अच्छी पुस्तक है, संजय देखने में सुंदर लगता है। मैंने आपके लिए शहर के अच्छी होटल से खाना मंगवाया। तो अच्छी नहीं होना चाहिए था, शहर के अच्छे होटल से खाना मंगवाया। तो प्रश्न संख्या 27 का विकल्प ए इज राइट आंसर, यानी कि अशुद्ध वाक्य जो है विकल्प ए है, ये अशुद्ध है। बाकी हेमा मुझसे प्यार करते शुद्ध है, गीता अच्छी पुस्तक शुद्ध है, संजय देखने में सुंदर लगता है, ये भी शुद्ध है। ठीक है ना, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 28 है कि डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है। सही विकल्प का चयन कीजिए। डॉक्टर ने मरीज को देखा एक वाक्य है, और उसे दवा दी दूसरा वाक्य है, बीच में और चिन्ह द्वारा जोड़ा गया है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। जब दो सरल वाक्यों को पर, परंतु, किंतु, लेकिन, बल्कि, जबकि और तथा, अथवा ऐसे जोड़ा जाए तो वहाँ पे संयुक्त वाक्य होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 28 का विकल्प ये संयुक्त वाक्य इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29 है कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। बात करते हैं शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का। तो उज्ज्वल का विकल्प ये सही होगा। छोटा उ आधा डबल जल उज्ज्वल ये होता है, और बाकी जो तीनों रूप हैं वो बिल्कुल अशुद्ध हैं। तो प्रश्न संख्या 29 के विकल्प ये को आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 30 है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में पन प्रत्यय है। पन प्रत्यय नहीं है, ध्यान में रखिएगा। किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है। तो बिल्कुल बालपन में है, भोलापन में भी है, बिल्कुल मनमानापन में भी है, लेकिन धनवंत में पन प्रत्यय नहीं है, बल्कि धन प्लस वंत है, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 30 के विकल्प सी को आप उड़ा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 31 है कि अवतरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। इसका उत्तर आप सही दीजिए। अवतरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प ए अवत, विकल्प बी आ, विकल्प सी अव, या फिर विकल्प डी रण। सही जवाब आप दीजिए। बिल्कुल सही जवाब आ गया कि अवधन तरण बराबर अवतरण। प्रश्न संख्या 31 का विकल्प सी अ उपसर्ग होगा, इसे ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 32 है कि मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो बिल्कुल उत्तर दीजिए। मिलाप में कौन सा प्रत्यय है। अप है, आप है, ता है या लाप है। बिल्कुल पूछ रहे कौन सा प्रत्यय है, बताइए, सही उत्तर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है आप लोगों का कि मिल धन आप बराबर मिलाप, ये ध्यान में रखिएगा। आप प्रत्यय है, ठीक है, मिला धन आप, मिल धन आप। प्रश्न संख्या 33 है कि आदि उपसर्ग का उदाहरण इनमें से किस शब्द के माध्यम से दिया जा सकता है।
अधि उपसर्ग का। तो देखिए अधि इसमें नहीं है, आ है, इसमें आ है, इसमें आ है, अधि धन आय बराबर अध्याय। तो प्रश्न संख्या 33 का विकल्प डी के माध्यम से दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 34 है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में लग करके नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो बिल्कुल जो शब्दांश क्या करते हैं कि शब्द के पूर्व में लगते हैं, मतलब पहले लगते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या आपने सही देखा कि प्रश्न संख्या 34 का विकल्प भी उपसर्ग इज राइट आंसर। प्रत्यय क्या होता है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं उससे प्रत्यय कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 35 है कि सामान्य तौर पर कर्ता क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं? कर्ता क्रिया आदि के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 25 उत्तर दीजिए। शब्द कहते हैं, पद कहते हैं, वाक्यों का समुच्चय कहते हैं, या फिर विकल्प सी वाक्य कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 35 का विकल्प सी वाक्य इज राइट आंसर। इसे ध्यान में आप रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 36 तक निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है? 4 वाक्य आपको दिखाई दे रहे हैं। KBS PGT 2000 बिल्कुल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, मेरे ख्याल से 11-14 में पूछा गया होगा। क्या है कि मैंने 3 कुर्सियाँ खरीदी, मेरे भाई के शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव, तो गलत हो गया, अनेक प्रस्ताव आए। दादी का प्राण निकल गया, नहीं बल्कि दादी के प्राण निकल गए। 4 आदमी के लिए खाना बना दो, तो 4 आदमियों के लिए खाना बना दो। यानी कि आपने क्या देखा? प्रश्न संख्या 36 का विकल्प बी गलत है, विकल्प सी गलत है, विकल्प डी गलत है, लेकिन विकल्प ए की बात करते हैं। मैंने 3 कुर्सियाँ खरीदी, यही सही है। तो प्रश्न संख्या 36 के विकल्प ए को आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 37 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द की शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द की शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करना है। तो बिल्कुल विकल्प भी दर्पण, दर्पण जिसमें चेहरा देखा जाता है, मुंह देखा जाता है, जिसे आप इंग्लिश में मिरर कहते हैं। ठीक है ना। तो दर्पण का बिल्कुल विकल्प भी ही शुद्ध रूप होगा, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 38 है कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। इस वाक्य में कौन सा पदबंध विशेषण पदबंध है? विशेषण पदबंध, तुम अच्छे बच्चे हो, इसमें कौन सा पदबंध विशेषण पदबंध है ना। बिल्कुल चयन कीजिए कौन सा है। तुम बच्चे हो, भैया विशेषता तो आ नहीं रही है। तुम अच्छे हो, नहीं है। तुम बहुत अच्छे हो, नहीं आ रहा, बल्कि विकल्प बी में देखेंगे तुम बहुत अच्छे। तो बहुत अच्छे पदबंध विशेषण है, पदबंध विशेषण है। तो प्रश्न संख्या 38 का विकल्प बी को आप सही कर लीजिएगा। थोड़ा ठहरकर प्रश्न है, स्टार भी लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 39 है कि निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। महीना शुद्ध है, क्रिया शुद्ध है, सप्ताह शुद्ध है, लेकिन अनुग्रह की बात करते हैं तो देखिए मित्रों, जब भी अनुग्रह लिखेंगे तो अनुग्रह गामेरा होता है, अनुग्रह है ना। अनुग्रहित जब लिखा जाता है तब गामेरी लगता है अनुग्रहित में, तो ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 39 के विकल्प बी जो है अशुद्ध है, अनुग्रह नहीं अनुग्रह होता है, अनुग्रहित। जब अनुग्रहित लिखेंगे तब गापेरी की मात्रा लगती है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 40 है कि निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य क्या है? विकल्प ए कह रहे हैं लड़की दौड़ती है, विकल्प बी शहर अच्छा है, विकल्प सी बादशाह खांसती है, विकल्प डी होटल ठीक है। तो देखिए मित्रों, विकल्प ए लड़की दौड़ती है शुद्ध है, शहर अच्छा है शुद्ध है, होटल ठीक है शुद्ध है, लेकिन लड़की बादशाह खांसती नहीं, बादशाह खांसते हैं, है ना, या बादशाह खांसता है, ये होना चाहिए था। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 40 का विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 41 है शीला आई और अंधे को सहारा दिया। यह वाक्य किस भेद का उदाहरण है? सही विकल्प बताइए। देखिए, शीला आई और अंधे को सहारा दिया। आई, शीला आ रही है एक वाक्य, अंधे को सहारा दे रही दूसरा वाक्य, 2 सरल वाक्य को और से जोड़ा जा रहा है। तो विकल्प ये संयुक्त वाक्य इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 41 के विकल्प ए को आप सही करिएगा। ठीक है, चलिए
प्रश्न संख्या 42 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर आप दीजिए। KBS PGT हिंदी 2017 में पूछा गया है, स्टार लगा लीजिए, है ना। कि ये कह रहे वर्तनी शुद्ध कौन सा है। वर्तनी शुद्धि श्रवण तो है नहीं, श्रवण है नहीं, श्रवण है नहीं। विकल्प सी की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 42 का जो सी है, श्रवण इज राइट आंसर। इसे ध्यान में रखिएगा, श्रवण इसी रूप में लिखा जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। विकल्प ए कह रहे हैं मेरे को भूख है। विकल्प बी कल घर आऊँगा। विकल्प सी राजा जरूर मरेगी वह बोले, है ना। बिल्कुल कह रहे हैं कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए मेरे को भूख तो बिल्कुल अशुद्ध है, राजा जरूर मरेगी ये भी अशुद्ध है, राजा जरूर मरेंगे। वह बोले नहीं बल्कि वह बोला, एक वचन होना चाहिए। और कल मैं घर आऊँगा या कल घर आऊँगा ये शुद्ध है। तो प्रश्न संख्या 43 का जो विकल्प बी हो वो शुद्ध है। यहाँ पर स्टार लगा लीजिए। थोड़ा सा हट कर प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और मित्रों देखिए जो भी प्रश्नोत्तरी हम लोग कर रहे हैं ये विगत परीक्षाओं में पूछी गई हैं, तो इसको बहुत हल्के में ना लीजिए, क्योंकि इन दिनों जो परीक्षा का पैटर्न है, ढेर सारे जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें तमाम प्रश्न ऐसे हैं जो कि गलत हो जा रहे हैं। तो गलती से बचने के लिए जो आयोग है, जो बोर्ड है, वो क्या कर रहे हैं कि पुराने जो विगत वर्ष के प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को अधिक से अधिक मात्रा में ले रहे हैं, थोड़ा सा उनका स्वरूप चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसको बहुत हल्के में ना लीजिए। जितने भी विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उसको तो एक बार आप हल कर ही लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 44 है कि उसे मृत्युदंड मिला है ना। तो उसे मृत्युदंड मिला है। विकल्प बी उसे मृत्यु की सज़ा मिली है। विकल्प सी उसे तत्काल मौत की सज़ा मिली है। उसे मृत्यु का दंड मिला है। ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 44 का जो विकल्प ए है सबसे शुद्ध यही है, उसे मृत्युदंड मिला है। उसे मृत्युदंड मिला है, ये राइट है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए और मित्रों देखिए बार बार आप लोग कहते हैं कि किसी भी विषय को सर याद करते हैं तो भूल जाता है, जल्दी याद नहीं होता है। तो मित्रों ये सबके साथ होता है कि जितना आप पढ़ोगे उतना पूरा याद नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको कई बार बताया है किसी विषय को कम से कम 7-8 बार पढ़िए, और अगर आप 14 बार पढ़ ले जाते हैं तो वो विषय आपके लिए कंठस्थ हो जाएगी। कहीं बहुत मत भटकिए। जो मैटर, जो पुस्तक जो आपके पास उपलब्ध है उसी को बार बार रिपीट कर लीजिए। इतनी बार रिपीट कर लीजिए कि वो आपको बिल्कुल आत्मसात हो जाए, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हो जाए और आप बोलो कि जो पढ़ा मैंने सब तैयार है ना। आप 20 जगह दौड़ोगे, 20 किताब को पलटोगे तो आधा अधूरा ज्ञान हर जगह से लेंगे आप, और आपके पास अधूरा ज्ञान ही पड़ा रहेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। पाठ्यक्रम को ध्यान में रखिए और जो भी माध्यम आपके पास है उस माध्यम को 4, 6, 10 बार बिल्कुल रट दीजिए, आराम से कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 45 है कि गाय का शुद्ध दूध यहाँ मिलता है। विकल्प बी यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। शुद्ध गाय का दूध यहाँ मिलता है, या फिर यहाँ मिलता है गाय का दूध शुद्ध, है ना। तो बिल्कुल देखिए गाय का जो शुद्ध दूध आपको चाहिए, तो विकल्प प्रश्न संख्या जो 45 है, 45 का जो विकल्प देखा जाएगा तो बी यहाँ पे सबसे सूटेबल होगा। यहाँ गाय का, यहाँ देखिए यहाँ गाय यहाँ ले लिया था, तो यहाँ गाय का जो शुद्ध दूध मिलता है यही सही होगा। तो प्रश्न संख्या 45 के विकल्प बी को आप सही कर लीजिएगा। इस प्रश्न को डबल स्टार लगा लीजिएगा। ये प्रश्न तो छपना है, टीजीटी में नहीं तो पीजीटी में, पीजीटी में नहीं तो टीजीटी में बिल्कुल छपना है, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 45 के विकल्प बी को आप बैठाए रहिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 46 है कि उसके पास कोई सामान रखने के लिए नहीं है। विकल्प बी कोई भी खाने का सामान उसके पास नहीं है। उसके पास खाने का कुछ भी सामान नहीं है। सामान नहीं है कोई भी उसके पास खाने का। तो देखिए उसके पास कोई सामान, कोई भी खाने का सामान उसके पास नहीं है। अब देखिए इस वाक्य को जब बैठाएंगे 2-3 बार तो आपको विकल्प सी मिलेगा, उनके पास खाने का कुछ भी सामान नहीं है। कोई नहीं होता बल्कि कुछ होता है। कोई का प्रयोग कर दोगे तो सजीव के लिए होता है, और कुछ का प्रयोग जो होता है निर्जीव के लिए होता है, ठीक है ना। कोई नहीं है ना, और कुछ नहीं है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 46 के विकल्प सी को आप सही करिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 47 है कि मेरे पिताजी के चित्र पर गुलाब की एक माला टंगी है।
देखिए गुलाब की, मेरे पिताजी के चित्र पर गुलाब की एक माला टंगी है। अब एक गुलाब की माला मेरे पिताजी के, एक गुलाब की माला बन में नहीं करेगी। एक गुलाब की माला टंगी है मेरे, ये भी गलत है। एक गुलाब की माला चित्र पर टंगी है, ये भी गलत है। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 47 का जो विकल्प है ए है कि मेरे पिताजी के चित्र पर गुलाब की एक माला टंगी है ना। तो प्रश्न संख्या 47 का विकल्प ए इज राइट आंसर। डबल स्टार लगा लीजिए, प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 48 है कि एक फूलों की माला लाओ। एक फूल की माला तो बनेगी ही नहीं, तो पहले रंग हो गया। फूलों की एक माला लाओ, एक फूल की माला लाओ और फूल की एक माला लाओ, ये सब बिल्कुल आप देखेंगे तो अशुद्ध रूप है। शुद्ध रूप है विकल्प बी कि फूलों की एक माला लाओ। फूलों बहुवचन है और एक माला बना के लाना, ठीक है ना। कई फूलों का, अनेकों फूलों की एक माला लानी है, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 48 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49 है उधार लेने वाले प्राय ऋणदाता से मुंह हटाने लगते हैं। ये देखिए हटाने वाली बात तो गलत होती है। उधार लेने वाले प्राय ऋणदाता से मुंह चुराने लगते हैं, ये सही है, ये सही है। चुराने लगते हैं। उधार लेने वाले ऋणदाता से मुंह बनाने लगते हैं, ये नहीं होगा। मुंह हटाने लगते हैं, ये भी नहीं होगा। हटाना बनाना नहीं, बल्कि मुंह चुराने लगते हैं। तो प्रश्न संख्या 49 का विकल्प बी को आप सही कर लीजिएगा कि जो उधार लेने वाले होते हैं प्राय ऋणदाता से मुंह चुराने लगते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में आपको रखना है। प्रश्न संख्या 49 का विकल्प बी को आप सही करिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 50 है कि देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा। विकल्प बी पंडित नेहरू का आभारी रहेगा सदा देश। पंडित नेहरू का देश रहेगा आभारी सदा। देश सदा आभारी रहेगा पंडित नेहरू का। ये देखेंगे तीनों बी सी डी एकदम बिल्कुल अगर देखा जाए तो वाक्य में जो शब्द है वो शब्दों का क्रम सही नहीं है। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 50 का विकल्प ये देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा, यही विकल्प सही है, ठीक है ना। इसे ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से याद कर सकते हैं और जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं उसे भी आप ट्रिक की सहायता से अपने आप में आत्मसात कर सकते हैं। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से एक नई प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।